हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड 1 जो है उसके रिमेनिंग टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने अब तक जो बातें पढ़ी उसमें ऑलमोस्ट सेकेंडरी स्टैंडर्ड सेम बोलता है, बस कुछ इलेबरेटिव बातें बोलता है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ डिफरेंसेस हमने पढ़े थे। आप लोग सिर्फ डिफरेंसेस ही याद कर लेना। देखिए यहाँ पे नोट्स में भी मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स कवर्ड किए हैं जो कहीं कुछ वेरिएशन रखते हैं। बाकी जो कंपनीज एक्ट वाला पोर्शन है जो डिट्टो सेम टू सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहा था वो हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया है, क्योंकि हम ऑलरेडी बोर्ड मीटिंग के सेक्शंस में सारी बातें डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे कुछ वेरिएशंस की बातें हैं, गॉट इट, या फिर कुछ इलेबोरेटिव इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टॉपिक को, दैट इज व्हाट, शॉर्टर नोटिस। अच्छा, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम सेक्शन 173 के नोटिस के प्रोविजन को भी रिकैप कर लेते हैं। कितने दिन का नोटिस था? 21 दिन का? 21 दिन? अरे नहीं भाई, 21 दिन का नोटिस जनरल मीटिंग का जाता है। यहाँ पे कितने दिन का था? 7 डेज का नोटिस था। 7 डेज का नोटिस था सेक्शन 173 के हिसाब से, और उस 7 दिन को भी शॉर्टर किया जा सकता है। और 7 दिन के नोटिस को शॉर्टर करने के लिए क्या बोला था? क्या अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। याद आए? या अगर वो नहीं आ पाता है क्योंकि वो प्री ऑक्यूपाइड था तो सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट कर लेना और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से उसको रेटिफाई करवा लेना। आ गई बात याद? और तब मैंने बोला था इफ एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो, और अगर नहीं है तो उसके बारे में सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलता है। अगर आपकी कंपनी में आईडी है ही नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? या तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी उस रेजोल्यूशन को वहीं पे पास करा दे मीटिंग में, और अगर मीटिंग में पास नहीं हो रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स उसको रेटिफाई करा दे। क्या बोल दिया? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, ऐसे तो पता नहीं क्या क्या बहुत अजीब अजीब सी बातें हैं। एक काम करते हैं, वी विल टेक एन एग्जाम्पल। ओके, चले, हम दोनों बातें कर रहे हैं। अगर कंपनी में आईडी है और कंपनी में आईडी नहीं है, मैं इसका फ्लो चार्ट भी बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी कि क्या क्या केसेस होंगे। शॉर्टर नोटिस, दो केसेस हैं। अगर इफ आईडी इज देयर इन द कंपनी, एंड दूसरा केस इफ नो आईडी इन कंपनी। अरे आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नो आईडी इन कंपनी, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, क्योंकि हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ कुछ सेलेक्टेड क्लास ऑफ कंपनीज में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब अगर आईडी है और शॉर्टर नोटिस देना चाहते हो तो क्या करेंगे हम? एटलीस्ट वन आईडी is present at meeting. One ID is present at meeting. कम से कम एक ID मीटिंग में प्रेजेंट है शॉर्टर पीरियड के नोटिस में। या फिर और इफ नॉट प्रेजेंट तो सर्कुलेट to all directors and ratified by one ID, एटलीस्ट वन आईडी। तो कम से कम एक आईडी ने उसको रेटिफाई कर दिया। तो ये प्रोविजन तो सेम टू सेम हमारा कंपनीज एक्ट वाला प्रोविजन है, वो डिटो कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी किया गया है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएशन तो हो नहीं सकता, जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है एज इट इज़ वही हम फॉलो करते हैं। अब आईडी अगर नहीं है कंपनी में, आईडी है ही नहीं कंपनी में, तो कहाँ से लेके आओगे?
ऑब्वियसली अब शॉर्टर पीरियड के नोटिस के लिए थोड़ा ना आईडी अपॉइंट कर लोगे, बैंड बजा दोगे कंपनी की। तो आईडी नहीं है कंपनी में, तो नहीं है तो क्या किया जाएगा, दो केसेस हैं यहाँ पे भी। अगर आईडी नहीं है तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में अप्रूव कर दे रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन अप्रूव्ड बाय majority of directors at meeting itself, meeting itself। तो मीटिंग में ही मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको पास कर दिया था, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने कंसेंट दे दिया था। तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एट मीटिंग इटसेल्फ। या फिर अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स से मीटिंग में कंसेंट नहीं आया था तो उस केस में एक और काम हो सकता है, और रेटिफाइड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। रेटिफाइड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। देखो जब मीटिंग में प्रेजेंट होकर के कंसेंट दिया जाता है दैट इज नोन एज अप्रूव्ड, है ना। वेयर एज मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग में डायरेक्टर्स आ नहीं पाए थे तो वो अब कंसेंट देना चाहते हैं, तो दैट इज नोन एज रेटिफाइड। काम होने के बाद उसका कोई अप्रूवल आना दैट इज कॉल्ड रेटिफाइड, और काम होते वक्त उसको अप्रूव करना दैट इज नोन अप्रूवल, है ना। तो यहाँ पे अगर आईडी नहीं है कंपनी में तो ये नहीं है कि अच्छा आईडी नहीं है ना कंपनी से, तो साइलेंट, तो एक काम करो आईडी नहीं है तो शॉर्टर पीरियड का नोटिस दे दो। नो, एसएस के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। तो एसएस का क्या बोलते हैं आपको कि या तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर दे, कंसेंट दे दे मीटिंग में ही, और अगर नहीं आती उनसे कंसेंट तो उस केस में रेटिफाई कर दे। तो दोनों में से जो भी केस है देख लेना, नहीं तो रेजोल्यूशन ड्रॉप हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है, आप लोग मुझे बताना कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूवल आई है कि नहीं आई है ना। चलिए क्वेश्चन है मेरा, एक कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स हैं, टोटल डायरेक्टर्स 12। In a company there are total 12 directors. अब company is willing to call a meeting at shorter notice. शॉर्टर नोटिस का मीटिंग कॉल करना चाह रही है कंपनी, ठीक है ना। तो शॉर्टर नोटिस देना चाह रही कंपनी, कंपनी बोल रही है कि हम ना 2 दिन में ही मीटिंग कॉल कर लें, है ना। शॉर्टर नोटिस, company does not have any independent director, no ID in the company, कंपनी में देयर इज नो आईडी, आईडी है ही नहीं कंपनी में। अब इस कंपनी के केस में अगर मुझे रेजोल्यूशन पास करना है शॉर्ट नोटिस में तो कितना कंसेंट मुझे चाहिए होगा, है ना। तो से लेट्स अज्यूम शॉर्टर पीरियड का जब नोटिस हुआ तो उस टाइम पे मीटिंग में जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, प्रेजेंट डायरेक्टर्स, एट मीटिंग से मान लेते हैं मीटिंग में 6 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट, ठीक है, 6 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट। अच्छा कोरम प्रेजेंट है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं कोरम है कि नहीं है। कोरम कितना होता है 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। 12 का 1/3 कितना होता है 4, 4 और 2 विच एवर इज हायर 4। यहाँ पे कितने प्रेजेंट है 6, तो कोरम प्रेजेंट है, ओके कोरम प्रेजेंट है। तो ऑल्दो शॉर्टर नोटिस पे है लेकिन कोरम प्रेजेंट है तो वैलिडली हेल्ड है। शॉर्टर नोटिस है तो उसकी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। तो क्या कंप्लाइंस है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर से कंसर्न आना चाहिए। अब यहाँ पे 6 में से आउट ऑफ 6 5 डायरेक्टर्स voted for and one director voted against.
1 डायरेक्टर वोटेड अगेंस्ट। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मीटिंग में ही रेजोल्यूशन पास हो गया या हमें रेटिफिकेशन के लिए भेजना पड़ेगा? दिस इज माय क्वेश्चन। क्या सोचते हो गया? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर हो गया, 6 में से 5 डायरेक्टर्स ने वोटेड फॉर कर दिया है, तो क्या ये रेजोल्यूशन मीटिंग में ही पास हो गया है या नहीं हुआ है? व्हाट यू से? तो इसका आंसर है, हमें ना इस रेजोल्यूशन को रेटिफाई कराना पड़ेगा। रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, रेजोल्यूशन नॉट पास्ड। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैम ऐसे कैसे, ये रेजोल्यूशन जो है ना ये नॉट पास्ड है, क्योंकि अरे वोटेड फॉर तो वोटेड अगेंस्ट ज़्यादा है, वो तो ठीक बात है, लेकिन हमने अभी क्या प्रोविजन पढ़ा? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल डायरेक्टर्स का मेजॉरिटी देखा जाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कितना होता है भाई? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स 12 डिवाइडेड बाय 2, 6। तो मेजॉरिटी कितना होगा? 7। ऑब्वियसली 50-50 थोड़ा ना करना है, तो 7 जब तक कंसेंट नहीं करते थे तब तक रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 डायरेक्टर्स ने ही वोटेड फॉर किया था, तो हमें मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के लिए अब रेटिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो 5 की कंसेंट तो आ चुके हैं, 2 लोगों की और रेटिफाई करा लेना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 तो कंसेंटेड है, तो 2 रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। तो अगर 2 लोगों की रेटिफिकेशन नहीं आएगी तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं माना जाएगा। बात क्लियर है सब लोग को? तो हमें क्या करना है? या तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में ही कंसेंट दे दे, और अगर मीटिंग में कंसेंट नहीं आ पाती है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप बाद में रेटिफाई भी करवा सकते हो, तो रेजोल्यूशन वैलिडली पास माना जाएगा, इवन दो मीटिंग शॉर्टर नोटिस से कॉल की गई थी। फाइन। अब मैं ना आपके लिए इसकी लैंग्वेज पढ़ देती हूँ। चलिए लैंग्वेज देखते हैं फाइनली। देखो स्टार्टिंग में बोल रहा है टू ट्रांजेक्ट अर्जेंट बिजनेस द नोटिस एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा मे बी गिवन इन एट शॉर्टर पीरियड ऑफ नोटिस देन स्टार्टेड अबव। तो जो भी हमारा प्रोविजन था कि हमें नोटिस देना चाहिए 7 डेज़ का, वो सब कुछ यहाँ पे शॉर्टर नोटिस अलाउड होगा। इफ एटलीस्ट 1 ID इफ एनी शैल प्रेजेंट एट सच मीटिंग, ID अगर है तो ये प्रोविजन वही कंपनीज एक्ट वाला है, तो सेम एज कंपनीज एक्ट, सेम एज कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट वाला सेम प्रोविजन है ये। चलिए दूसरा पैराग्राफ भी सेम टू सेम कंपनीज एक्ट वाला है, पढ़ देती हूँ एक बार। इफ नो ID इज प्रेजेंट डिसीजन टेकन एट सच मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड शैल बी फाइनल ओनली ऑन रेटिफिकेशन देयर ऑफ बाय एटलीस्ट 1 ID, दैट इज द सेम कंडीशन। अब जो ये पैराग्राफ ये नया है, तो ये जो पैराग्राफ है ये न्यू है, जो एक्ट में नहीं दे रखा, सिर्फ यहीं दे रखा है, SS में दे रखा है। तो क्या बोल रहा है? इन केस कंपनी डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर द डिसीजन शैल बी फाइनल ओनली ऑन रेटिफिकेशन देयर ऑफ बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। रेटिफिकेशन वर्ड बोल रहा है, रेटिफिकेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी unless such decision were approved at the meeting itself by majority of directors of the company। तो अगर majority of directors ने मीटिंग में ही कंसेंट दे दिया था तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया था तो फिर रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा हमें मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स से, या तो मतलब मेजॉरिटी की कंसेंट चाहिए, या तो मीटिंग में ले लो या बाद में ले लो, एट द एंड मेजॉरिटी की कंसेंट आ जानी चाहिए। क्लियर है सबको? चलिए फ्रीक्वेंसी में नो चेंज है, नथिंग न्यू इज देयर। वापस से रिपीट कर देती हूँ, कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 डेज में हो जानी चाहिए, और टाइम कैप 120 डेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली सेम है, दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं अपन। चलिए कोरम। अब जो कोरम है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना चाहिए कोरम, और वही 2 और 1/3 का कंडीशन यहाँ पे भी सेम टू सेम है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं, इसे वो दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। अब कुछ स्पेशल बातें जो लिखी हुई है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, तो क्या वो कोरम में काउंट होगा? तो नो। इंटरेस्टेड डायरेक्टर आपको याद भी होगा, जब हम कोरम कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें मैंने साफ साफ लिखवा दिया था कि जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कोरम। तो यहाँ पे भी वो बात क्लियरली बोल दी कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है उसे कोरम में नहीं काउंट करना है। हाँ, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है
वहाँ डिसीजन अगर आप डिस्क्लोजर वगैरह दे देते हैं तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सकता है, मीटिंग में पार्टिसिपेशन उसका अलाउड होता है। लेकिन अदरवाइज जो कंपनीज हैं उनमें ना तो वो कोरम में काउंट होता है, ना ही उस रेस्पेक्टिव रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, दोनों में ही नहीं कर सकता। तो क्या बोल रहा है, लैंग्वेज देखते हैं। डायरेक्टर शैल नीदर बी रेकन्ड फॉर कोरम नॉर शैल बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ बिजनेस इन विच ही इज इंटरेस्टेड। तो क्लियरली क्या बोला, ना तो रेकन्ड है कोरम के लिए, ना तो कोरम में काउंट होगा, और ना ही एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन रेस्पेक्ट ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस इन विच ही इज इंटरेस्टेड, है ना। तो ना तो कोरम में काउंट होगा, ना ही इंटरेस्टेड मैटर में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्प्ट किया गया है कि उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन डिस्क्लोजर के बाद कर सकता है। फाइन, इसमें कुछ ऐसा इलेबरेटिव नहीं है। अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमने बात की थी कि 5 को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द सारे मामले जो है उसमें डेफिनेटली डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और कोरम में काउंट होंगे क्या, ऑफ कोर्स होंगे डेफिनेटली। वो तो एक वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड मीटिंग है, 4 में भी काउंट होती है, 4 की जो लिमिट होती है उसमें काउंट होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कोरम हम फॉर्म कर रहे हैं उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट करने वाले डायरेक्टर्स भी काउंट किए जाएंगे। Directors participating through electronic mode in a meeting shall be counted for the purpose of quorum unless they are to be excluded for any items of business under the provision of any act. Right? तो कौन से प्रोविजन, 5 ट्रांजेक्शन, 5 एक्सेप्शनल केसेस थे, उनको छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ द मामलों में वो काउंट किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम। अगर वांट ऑफ कोरम की वजह से मीटिंग कॉल नहीं हो रही है, बताओ क्या होगा, पढ़ा था ना हमने 173 में, वांट ऑफ कोरम की वजह से मीटिंग कॉल नहीं हो पा रही है तो क्या वॉलेशन होता है, तो वॉलेशन नहीं माना जाता है। तो देखिए क्या बोलते हैं, और साथ ही में मीटिंग जो है एडजॉर्न हो जाती है सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक के अंदर, सेम प्रोविजन है। If a meeting of the board could not be held for want of quorum, then unless otherwise provided in the articles, the meeting shall be automatically stand adjourned at the same day, same time, next week, same place. If that is national holiday to the next succeeding day, और ये same provision है कि national holiday है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे वो एडजर्न हो जाएगी वही सेम टाइम। और अगर आर्टिकल्स में कुछ और लिखा हुआ है तो फिर जो लिखा हुआ है वो वैलिड होगा। If quorum, there is no quorum at the adjourned meeting also, the meeting shall stand cancelled. इसका पॉइंट का मतलब क्या है वो समझ लो। से आपने मीटिंग कॉल की, कोरम नहीं आया, मीटिंग क्या होगी, एडजर्न। एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो आप क्या एडजर्न खेलते रहोगे, ये कि बार बार मीटिंग एडजर्न किए जा रहे हो? नो, ऑब्वियसली नॉट। आपने मीटिंग कॉल की, कोरम नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, एक मौका दे रहे हैं हम। एडजर्न मीटिंग हुई, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो अब एडजर्न नहीं, कैंसल्ड। अब मीटिंग क्या हो गई है, कैंसल्ड हो गई है। अब दोबारा से आपके पास कोई और मौका नहीं है, तो यहाँ पे जो मीटिंग है वो अब आप रिज्यूम नहीं कर सकते, आपको फ्रेश नोटिस दे करके नई मीटिंग ही कॉल करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे न्यू मीटिंग कॉल करेंगे, आप सेम मीटिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आई गेस क्लियर है। चलिए अब छोटी छोटी सी बातें, अगैन इसमें मतलब गिवन नहीं थी ये बातें, लेकिन यहाँ पे इलेबरेट कर दिया है अगैन। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना है। बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग का सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कर लेना। और इसमें जो पेजेस होंगे, देखो क्या मसला है, सीरियली नंबर 1 2 3 लिख लेना, नंबरिंग के बिना कोई पेज मत छोड़ देना, क्या पता कोई पेज गायब कर दो तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला, सीरियली नंबर्ड होने चाहिए पेजेस जो भी हैं, तो प्रॉपर्ली नंबरिंग करके ही काम करना। अच्छा, और इनको बाउंड करना पीरियोडिकली। जैसे अगर मान लो लूज लीफ में है, आपने पन्ने निकाल रखे हैं, तो उसको आप स्पाइरल कर लेना या फाइल में लगा लेना। और ये काम कब हो जाना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर्स, 3 साल में एक बार तो कर ही लेना। इतना मेहनत वाला, इतना कष्ट वाला काम तो कर ही सकते हो, उसको बाउंड कर सकते हो। पन्ने एक पन्ने नहीं तो निकलते रहेंगे, खो जाएंगे, पता नहीं क्या। तो इसलिए यहाँ पे 3 साल में कम से कम एक बार इसको बाउंड करना है। एक पेज अगर लूजली प्रिंट आउट निकाल रखे या सिंगल पन्ने निकाल रखे हैं आपने, तो बाउंड कर लेना। अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। मोस्ट ऑफ द केसेस में रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, या such other place as may be approved by the board. Attendance register may be open for inspection by directors.
मतलब मेंबर्स के लिए ओपन नहीं है, स्टार मार्क कर लो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है कि मेंबर डिमांडेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर बट कंपनी रिफ्यूज्ड। कमेंट, अरे तो डिमांड कर रहे हैं तो करने दो, उसे क्या होता है, एंटाइटल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स ही अटेंडेंस रजिस्टर का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मेंबर्स को अटेंडेंस रजिस्टर चेक करने का कोई राइट नहीं है। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग के अटेंडेंस रजिस्टर्स हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए डायरेक्टर्स ही एंटाइटल्ड माने जाएंगे। Even after a person ceases to be a director, he shall be entitled to inspect the attendance register of the meeting held during the period of his directorship. इस पे एक क्वेश्चन बनता है, सुनना ध्यान से। एक डायरेक्टर है, रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, एंड आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ 6 months he demanded to examine, to inspect the attendance register of the last ईयर का इंस्पेक्ट करना चाहता है। वो 6 months का नहीं, जब वो था उस टाइम पीरियड का। तो क्या वेदर कंपनी इज बाउंड टू मेक हिम अलाउ इंस्पेक्शन? तो यस ऑफ कोर्स कंपनी इज बाउंड टू अलाउ हिम इंस्पेक्शन। कंपनी मना नहीं कर सकती। उसके टेन्योर में जो भी अटेंडेंस रजिस्टर है उसको वो इंस्पेक्ट कर सकता है, इवन दो सीसेशन ऑफ द डायरेक्टरशिप। चलिए नेक्स्ट है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस या सेक्रेटरी ऑडिटर या जो भी इस टाइप के ऑडिटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये लोग तो अलाउड होंगे हमेशा, ये लोग तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब कुछ इंस्पेक्शन करने का राइट रखते हैं। और यहाँ पे देखो क्लियरली बोल भी दिया है, मेंबर ऑफ द कंपनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द अटेंडेंस रजिस्टर। अब ये सारे जो रजिस्टर्स हैं वो 8 ईयर्स के लिए, 8 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए आपको क्या रखना है, अपने पास मेंटेन रखना है, एंट्रीज को अपने पास सेफली। जो भी जैसे मान लो रजिस्टर है, आपने रजिस्टर मेंटेन किया, उसमें लास्ट एंट्री जब हुई थी ना उससे 8 साल तक आपको उसको मेंटेन करना है। ये नहीं पहले फर्स्ट एंट्री से कर लो, नो। आपने रजिस्टर बनाया एक, उसमें मान लो 3 साल की एंट्रीज है, 3 ईयर्स की, तो जो लास्ट एंट्री हुई थी ना उससे 8 ईयर्स तक आपको उस रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अटेंडेंस रजिस्टर सेपरेटली मेंटेन करना है, बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग्स का। लूज लीफ में अगर है तो बाउंड कर लेना पीरियोडिकली, 3 साल में कम से कम एक बार। अच्छा, कहाँ रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस या बोर्ड जो भी प्लेस डिसाइड करे वहाँ पे। इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, या तो डायरेक्टर्स कर सकते हैं और या फिर जो ऑडिटर्स वगैरह हैं वो कर सकते हैं। मेंबर्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को स्पेसिफिकली ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू इंस्पेक्ट द अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक बात? चलिए नेक्स्ट, चेयरमैन। अच्छा, अभी चेयरमैन की हम बात करेंगे कि चेयरमैन के बारे में क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं। देखिए, चेयरमैन के जो अपॉइंटमेंट के कंसर्न में जो प्रोविजंस हैं वो तो एग्जैक्टली सेम वही हैं जो कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं। वैसे भी वहाँ पे एक्ट में तो दे नहीं रखा, टेबल एफ में दे रखा है कि चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, तो वो प्रोविजन एज इट इज़ डिट्टो सेम है, तो वापस से यहाँ पे रिपीट नहीं किया हमने, इसलिए हटा दिया। वहाँ पे सिर्फ जो नए बातें हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर चेयरमैन इंटरेस्टेड हुआ किसी मामले में तो उस केस में क्या क्या होगा। सुनना पहले ध्यान से, बाद में लैंग्वेज पढ़ेंगे। किसी मैटर में, मान लो मैं चेयरमैन हूँ किसी कंपनी की, उस मैटर में मेरा इंटरेस्ट है। अब अगर मेरा इंटरेस्ट हुआ और मेरे पास कास्टिंग वोट है तो उस इंटरेस्टेड मैटर में पहली बात तो मैं वोट नहीं कर सकती, फिर भी मैं चेयरमैन हूँ, और फिर कास्टिंग वोट का क्या होगा, तो लफड़ा हो गया ना। तो अगर मैं चेयरमैन हूँ और मेरा किसी रेस्पेक्टिव मैटर में इंटरेस्ट है तो मुझे उस मैटर के लिए अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी और किसी और पर्सन को जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको चेयरमैन बनाना पड़ेगा उस रेस्पेक्टिव मामले के लिए। और वो पर्सन कौन होगा, जिसको मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कंसेंट कर दे कि हाँ इस मैटर के लिए इस पर्सन को आप अपना चेयरमैन बना लीजिए। और जब वो मैटर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा देन उसके बाद आप वापस अपनी पोजीशन ले लीजिए। ठीक है? अच्छा, प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी में तो आप डिस्क्लोजर दे दो सिर्फ अपने इंटरेस्ट का। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दे देते हैं तो ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई है। लेकिन अगर बाय चांस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आप फॉल कर रहे हैं, सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसमें अगर आप फॉल कर रहे हैं तो फिर सुन लेना बात ध्यान से, आप सिर्फ चेयरमैनशिप ही नहीं छोड़ोगे, आपको उस मीटिंग रूम से भी बाहर जाना पड़ेगा।
क्योंकि आप वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आज मेरे से रिलेटेड मुझे प्रोजेक्ट मिलना है, मेरे से कोई गुड्स का डील हो रहा है, मेरे से सर्विसेज का डील हो रहा है, तो मेरा तो बहुत भयानक इंटरेस्ट है क्योंकि मेरा तो मॉनेटरी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो मैं तो क्या करूँगी, लोगों को उसमें एकदम मोटिवेट करना स्टार्ट कर दूंगी। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो उस केस में आपको वो जगह छोड़ करके जानी पड़ेगी, और जब वो मैटर पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हो। तो कितनी मस्त बात बोली है इसमें, ताकि आप लोगों को, और नहीं तो पता क्या होगा, चलो मेरे को वोटिंग में तो अलाउ नहीं करा, मैं वहाँ बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ अच्छा डायरेक्टर ए तूने मेरे फेवर में डिसीजन नहीं दिया ना, देखो देख लूँगी मैं। मतलब आप तो एक दूसरे से लड़ाई वड़ाई स्टार्ट कर दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। दैट्स वाई जो भी डायरेक्टर जिसका 188 का इंटरेस्ट है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट है, तो उसको तो बोलेंगे आप भारी रहो, पहले हम शांति से मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर लें, फिर उसके बाद आ जाना। ठीक बात। तो देखो इसमें क्या क्या बातें बोली। सबसे पहले मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट सेम एज कंपनीज एक्ट। इफ चेयरमैन इज इंटरेस्टेड, चेयरमैन इज इंटरेस्टेड किसमें, इन एनी आइटम ऑफ बिजनेस, तो क्या करें, he shall entrust the conduct of business proceedings in respect of such item to any non-interested director with the consent of majority of directors present and resume the chair after that item of business has been transacted। तो जैसे वो बिजनेस ट्रांजेक्ट हो जाएगा वापस से आप अपने चेयरमैनशिप ले लेंगे। लेकिन in case of private company, chairman may continue to chair and participate in the meeting after disclosure of the interest। प्राइवेट कंपनीज को एग्जाम किया गया, गिने चुने लोग हैं, उन्हीं की कंपनी, उनका पैसा है, तो जो करना है करते रहो, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पब्लिक का ऐसा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जो तुम्हें करना है करो। ठीक बात। चलिए, इफ द आइटम ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, थोड़ा और सीरियस मैटर हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा, शेल नॉट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग वेदर फिजिकली or through electronic mode during discussion and voting on such item। क्या बोल रहा है, no person other than the director concerned shall be allowed access to the proceedings of the meeting where directors participate through electronic mode except a director who is differently abled। देखिए इस पॉइंट का, पैराग्राफ का क्या मतलब है, बोर्ड मीटिंग है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बाहर वाले लोग नहीं आ सकते। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमें पता ही नहीं चलता, जैसे मान लो आज मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, और लाइव क्लास ले रही हूँ, वहाँ पे आपके आसपास में कौन कौन लोग बैठे हैं मुझे नहीं पता है ना, तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे थे, और वहाँ पे आपने बाहर वाले लोगों को भी बिठा रखा है, तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करता है कि वहाँ पे आप कोई भी बाहर वाले को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ वही पर्सन जो डिफरेंटली एबल्ड मतलब जैसे हैंडीकैप्ड है, फिजिकली अपना सारा काम नहीं कर सकता, मान लो कोई ब्लाइंड है तो उसको किसी ना किसी पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है, या मान लो एक पर्सन है जिसके हाथ टूट गया, बेचारे का फ्रैक्चर हो रखा है, काम नहीं कर सकता, तो ऐसे कोई भी पर्सन जो अभी खुद से अपना काम ऑपरेट नहीं कर सकता है, उसको किसी दूसरे पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ पे तो अलाउड है, लेकिन अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। तो किसके लिए अलाउड बोल रहा है, देखो, हु इज़ डिफरेंटली एबल्ड provided such director requests the board to allow a person to accompany him and ensures that such person maintains confidentiality of the matters discussed at the meeting। तो हमने क्या कर लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस कंसर्न में अप्रूवल ले लिया है, और साथ ही में एक इंश्योर किया है कि भाई वो पर्सन मेरा एकदम भरोसे वाला पर्सन है, जिसमें मुझे 100% भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि ये इन्फॉर्मेशन को लीक कहीं भी नहीं करेगा। अच्छा, इस पूरे एंटायर पॉइंट को हम एक फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात इसने क्या बोली, अगर चेयरमैन इंटरेस्टेड है तो क्या क्या होगा। इफ चेयरमैन इज इंटरेस्टेड, है ना, चेयरमैन इज इंटरेस्टेड। अब इसमें दो मैटर्स हैं। पहला मैटर नॉर्मली इंटरेस्टेड है, सेक्शन 184 में जो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्टेड है जनरली, और एक है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में फॉल कर रहा है। ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है सेक्शन 188 का पार्ट है, और जो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है सेक्शन 184 का पार्ट है, 184। ठीक है।
अच्छा, अब इंटरेस्टेड अगर डायरेक्टर है तो बॉस उसको उस रेस्पेक्टिव मामले में अपना चेयरमैनशिप किसी और को एंट्रस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेगा? एंट्रस्ट चेयरमैनशिप टू अदर डायरेक्टर फॉर दैट मैटर ओनली। पूरा नहीं कि हमेशा के लिए चेयरमैनशिप आपने इंटरेस्ट कर दी, सिर्फ उस रेस्पेक्टिव मैटर के लिए, फॉर रेस्पेक्टिव मैटर। फॉर रेस्पेक्टिव मैटर। अच्छा, किसकी कंसेंट से? ये जो कंसेंट होगी वो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट से अपॉइंट कर रहे हैं हम, है ना, विथ कंसेंट ऑफ majority of directors। कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन रिज्यूम कर लेगा पोजीशन को जब वो मैटर खत्म हो जाएगा। तो रिज्यूम पोस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट मैटर। ठीक बात। अच्छा, लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो आप मीटिंग में उसमें प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो भी जो चेयरमैन है वो क्या करेगा? लीव द मीटिंग ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन दैट मैटर। तो वहाँ तो भाई आप प्रेजेंट ही नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर प्राइवेट कंपनी का मामला है तो वहाँ तो आप सिंपली आप कंटिन्यू कर सकते हो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एग्जाम्प्ट किया गया, एग्जाम्प्टेड है प्राइवेट कंपनी। इसमें आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टर में पार्टिसिपेट तो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। मीटिंग पार्टिसिपेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, बात क्लियर। तो ये हमारा प्रोविजन जो था चेयरमैन का, ये आपको समझ में आ गया पूरी तरह से। और लास्ट पॉइंट में तो सिंपली ये बोला है कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि सिर्फ डायरेक्टर्स ही मीटिंग में प्रेजेंट हो, डायरेक्टर के अलावा कोई और प्रेजेंट ना हो। और अगर फिजिकली अगर चैलेंज्ड पर्सन है, कोई दिक्कत है, अब उसको उस वक्त नहीं खुद से मीटिंग अटेंड कर पा रहा है तो डेफिनेटली एबल्ड है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? वो किसी और पर्सन को अकम्पनी कर सकता है, लेकिन पहले बोर्ड को बताएगा कि ना मैं इस पर्सन को लेके आ रहा हूँ और साथ में गारंटी कर रहा हूँ कि ये पर्सन इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इसका एंटायर प्रोविजन हमने पढ़ाई है सेक्शन 175 में कि हम घर बैठे उनको वोटिंग पार्टिसिपेशन का मौका देने। प्रोविजन सारे सेम टू सेम है। वहाँ पे कितने दिनों में रिस्पॉन्ड करेगा डायरेक्टर, उसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं थी। ये नहीं लिखा हुआ था कि कितने दिन का नोटिस है जिसमें डायरेक्टर रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। तो वो पीरियड यहाँ मेंशन किया गया, दैट इज ऑफ 7 डेज। 7 डेज के अंदर अंदर डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 डेज, नॉट मोर देन 7 डेज। तो आपको जो याद रखना है 7 डेज का एक्स्ट्रा प्रोविजन है। और अगर बाय पोस्ट भेज रहे हो तो 2 डेज एक्स्ट्रा ऐड कर लेना पोस्ट के। तो सर्कुलेशन, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में क्या याद रखोगे? नोटिस ऑफ 7 डेज, बाकी पूरा प्रोविजन कंपनीज एक्ट वाला, प्लस 2 डेज फॉर पोस्ट। तो 2 एक्स्ट्रा डेज अगर पोस्ट या कुरियर से भेज रहे हो तो उसमें टाइम लगता है, तो उसमें 2 डेज एक्स्ट्रा आप ऐड कर लेना। नेक्स्ट इज मिनट्स। अब मिनट्स की बात कर रहे हैं तो मिनट्स आपकी इच्छा है, आप फिजिकल मेंटेन करना है फिजिकल कर लो, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करना है इलेक्ट्रॉनिक कर लो, जैसे आपको मेंटेन करना है वैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। तो कंपनी में मेंटेन इट्स मिनट्स इन फिजिकल और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मिनट्स में बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट और एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसमें क्या लगाना चाहिए? टाइम स्टैम्प लगाना चाहिए। टाइम स्टैम्प का मतलब समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फोटो क्लिक की,
तो फ़ोटो जब क्लिक करते हो तो उसमें वो डेट आ जाती है ना, कौन सी डेट को कितने बजे फ़ोटो क्लिक की गई थी। एग्जैक्टली जब हम मिनट्स में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम में टाइम स्टैम्प आ जाना चाहिए, मतलब कौन सी डेट को कितने बजे वो एंट्री रिकॉर्ड की गई थी। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने कभी गूगल ड्राइव पे काम किया? गूगल ड्राइव पे आज मान लो मैं आपको कोई अपनी गूगल ड्राइव को डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ और मैं आपको उसमें परमिशन ग्रांट करती हूँ कि आप उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो। अब अगर मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि आपने कौन सी डेट पे कब कब एंट्री रिकॉर्ड की थी, से मान लो मैंने होमवर्क कर लिया, आपको एक होमवर्क शीट जो है वो शेयर कर दी और आपको उसमें होमवर्क करना है। अब मान लो मैं डेली तो उसको ऑब्वियसली चेक नहीं कर सकती, मैं मंथली चेक करूँगी उसको। मैंने आपको बोला था डेली एक क्वेश्चन होना चाहिए। अब कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे, वो डेली सिस्टम के हिसाब से एक क्वेश्चन रोज का, एक क्वेश्चन रोज का, है ना। और कुछ होते हैं एकदम नालायक, आलसी, नकारा लोग इन जनरल होते हैं। वो क्या करते हैं, मस्ती करो पहले तो, अच्छा मैम लास्ट के 5 दिनों में कभी भी चेक कर सकते हैं, लास्ट के 5 दिन में उठा करके सारा काम घसीट डाला, है ना। तो जितनी भी होशियारी की है ना, वो होशियारी चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उसमें टाइम स्टैम्प है, उसमें ये टाइम अपीयर हो जाता है कि इस डेट पे इस पर्सन ने ये काम किया था। दिस इज़ कॉल्ड टाइम स्टैम्प। तो मिनट्स जब भी नहीं तो पता कैसे चलेगा मिनट्स कब आपने रिकॉर्ड किए थे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम बोलते हैं कि 15 दिन में ड्राफ्ट मिनट्स रेडी हो जाने चाहिए, 30 डेज़ में मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए। तो कैसे पता लगाओगे? हो सकता है ना कि आपने 10 साल के एक साथ मिनट्स बना लियो, तो इस तरह टाइम स्टैम्प होना इस पर ज़रूरी होता है। बस इलेक्ट्रॉनिक में इतना ही ध्यान रखना है, बाकी फिजिकल में तो आप साइन करके डेट डाल ही देते हो, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं होता। ठीक बात। तो दैट्स इट, फाइनली हमारा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया SS1। तो ये हमारा बोर्ड मीटिंग वाला एंटायर प्रोविजन हमने ख़त्म कर लिया है। तो बोर्ड मीटिंग में हमने बोर्ड मीटिंग के सारे प्रोविजन देखे, 173 से लेकर के बाकी के सारे सेक्शन जिसमें वैलिडिटी और सब कुछ हमने चेक कर लिया। और अभी हमने बात करी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड SS1 की, जिसमें SS1 में और कंपनीज एक्ट में क्या क्या वेरिएशंस थे वो हमने सीख लिए। तो अगर कभी कोई केस स्टडी आती है अब, तो आपको फाइनल डिसीजन मेकिंग सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही लिखना है। अब आप क्या करोगे, उसमें पहले कंपनीज एक्ट का प्रोविजन डालोगे, SS में क्या लिखा हुआ है वो डालोगे, और देन उसके बाद फाइनल कंक्लूजन करोगे। जैसे मान लो कंपनी ने रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नोटिस दिया 5 डेज़ का, तो क्या ये वैलिड नोटिस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ऐसा पूछा। तो पहले कंपनीज एक्ट का प्रोविजन डाला कि सर्कुलेशन का प्रोविजन क्या होता है, और उसमें ये लिखोगे कि कंपनीज एक्ट साइलेंट है नोटिस पीरियड को लेकर के, लेकिन एज पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 7 डेज़ का पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है। तो मिनिमम 7 दिन का नोटिस तो जाएगा ही जाएगा, 7 दिन का पीरियड तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर 5 डेज़ का नोटिस दिया गया है तो वैलिड नोटिस नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हम जब भी फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे तो वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, दोनों की बातें समरी करके फिर ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना इनफ है, बाकी नेक्स्ट प्रोविजंस के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।